हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बैरिस्टर विश्वनाथ। बैरिस्टर विश्वनाथ बिहारीपुर के प्रतापनाथ सरकारी वकील थे। पैसों के लिए वे किसी भी केस का रुख पलट सकते थे। विश्वनाथ उनका इकलौता बेटा था जो इंग्लैंड से वकालत पास करके बिहारीपुर अपने पिता के पास वापस लौट रहा था ताकि पिता के कार्य में हाथ बटा सके। मेरे जाने के बाद बिहारीपुर ने बहुत तरक्की की है। फिर एक तांगे द्वारा वह अपने घर पहुंचा। बिहारी पूरी नहीं, पिताजी ने भी बहुत तरक्की कर ली लगती है। विशु बेटे, पिताजी। फिर अगले दिन, विशु बेटे फ़ौरन तैयार हो जाओ, आज तुम मेरे साथ अदालत चलोगे। जी बहुत अच्छा पिताजी। हालांकि आज का केस मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पर तुम्हारा यह प्रथम अनुभव होगा। जी। अदालत की कार्रवाई आरंभ हुई। सरकारी वकील मिस्टर देश पांडे चीख चीख कर कह रहे थे, यह एक सीधा साधा केस है मिलॉर्ड। हत्यारे मोहन भंडारी ने चंद रुपयों की खातिर अपने दोस्त अशोक सक्सेना का कत्ल कर दिया। इसे फांसी से कम सज़ा नहीं होगी। इसे साबित करने के लिए मैं अदालत में ऐसे 3 चश्मदीद गवाहों को पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ मिलॉर्ड, जो उस समय मौका वारदात पर उपस्थित थे। इजाज़त है। मेरे पहले गवाह मकतूल अशोक सक्सेना के मकान मालिक मिस्टर आचार्य। मैं पवित्र गीता की कसम खाकर कहता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सामने कटघरे में खड़ा यह शैतान खूनी है योर ऑनर। मैंने अपनी आंखों से इसे कत्ल करते हुए देखा है। योर विटनेस मिस्टर प्रतापनाथ। नो क्वेश्चन मिलॉर्ड। मेरा अगला गवाह दीपक चोपड़ा, जो न केवल मकतूल अशोक का ही दोस्त है बल्कि हत्यारे मोहन भंडारी का भी दोस्त है। नहीं वकील साहब, इस कमीने को किसी का दोस्त मत कहिए। यह तो दोस्ती के नाम पर एक बदनुमा दाग है, दरिंदा है, हत्यारा है ये। इसने मेरी आंखों के सामने ही मेरे सबसे प्यारे दोस्त का कत्ल कर दिया जज साहब। अदालत मौका वारदात की घटना तफसील से सुनना चाहती है। घटना 20 जनवरी की शाम 6 बजे की है जज साहब, जब मोहन ने मुझसे कहा, यार दीपक, आज मैं सोचता हूँ कि अशोक का सारा कर्ज अदा कर दूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वरना शर्म से मैं अशोक का सामना भी न कर पाऊँगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं। हम लोग एक रिक्शा लेकर अशोक सक्सेना के घर पहुँचे। अरे तुम आओ, भीतर आओ। भीतर पहुंचकर मोहन ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर क्षमा मांगते हुए बोला, देरी से रुपये लौटाने आया हूँ अशोक, आशा है तुम बुरा नहीं मानोगे। कैसी बातें कर रहे हो मोहन, तुम लौटा रहे हो यही बहुत है। अचानक, बहुत अचानक मोहन ने कमर में घुसी हुई एक तेज़ धार गुप्ती निकाली और ये ले, तेरा सारा कर्ज चुकता हो गया। खचाक! मोहन! गुप्ती के एक ही वार से अशोक चीखता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा। मोहन पुनः वार करने के लिए उसकी तरफ लपका, लेकिन ये क्या कर रहे हो मोहन? क्या पागल हो गए हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वाह वाह! हट जाओ, इसका कत्ली मेरा सारा कर्ज चुका सकता है। और जुनून में भरा मोहन पुनः मरणासन हो चुके अशोक पर वहशियों के समान टूट पड़ा। तब तक मिस्टर आचार्य भी नीचे आ चुके थे। कमरे का दृश्य देखते ही वे चिल्लाए, ये क्या हो रहा है? ओ खून! तुमने खून कर दिया कमीने हत्यारे! मिस्टर आचार्य ने लपक कर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मैं तुझे फरार नहीं होने दूंगा हत्यारे। तभी मैंने एक गुलदान उठाकर मोहन के सिर पर दे मारा। कमीने, तो उसकी पीठ में छुरा घोंप कर भागने नहीं दूंगा मैं तुझे। और जज साहब, इस प्रकार इस शैतान ने इंसानियत को ही नहीं, दोस्ती को भी जलील किया। ऐसे राक्षस को सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। इट्स योर विटनेस मिस्टर प्रतापनाथ। नो क्वेश्चन। मेरा तीसरा अहम व महत्वपूर्ण गवाह शेरू, जो बोल नहीं सकता लेकिन जिसकी गवाही के पश्चात अदालत को और किसी गवाही या सबूत की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरा दावा है। शेरू अदालत में उपस्थित हो। और शेरू को देखते ही अदालत में खलबली मच गई। वाह वाह! अरे एक कुत्ता! कुत्ता कैसे देगा गवाही? ये वो सबूत है विशु बेटे, जो इस मोहन भंडारी को कहीं का नहीं रखेगा। कुत्ता? क्या आप भी समझते हैं कि ये मोहन भंडारी हत्यारा है? मेरे समझने या ना समझने से क्या होता है, जब सबूत व हालात भंडारी को ही हत्यारा साबित कर रहे हैं। मेरा तीसरा गवाह यही है मिलॉर्ड। यह मकतूल का पालतू कुत्ता शेरू है, जो कातिल को पहचानता है। इसकी आंखों पर चढ़ी पट्टी उतारते ही अपने स्वामी के कातिल की ओर भागेगा। कर्रा! शेरू की आंखों से पट्टी उतारे जाते ही पां पां, और अचानक गुर्राता हुआ वो मोहन भंडारी वाले कटघरे की ओर दौड़ा। अगले ही पल अदालत में सनसनी फैल गई, जब क्रोध से पागल भयानक ढंग से गुर्राता हुआ शेरू मोहन भंडारी पर कूद पड़ा। पां पां कर! बचाओ, मुझे इस भयानक कुत्ते से बचाओ! अरे
बड़ी मुश्किल से फिर शेरू को बस में किया गया। इस कुत्ते को अदालत कक्ष से बाहर ले जाया जाए। कुत्ते को अदालत कक्ष में पेश करने की माफ़ी चाहता हूँ मिलॉर्ड, लेकिन आपने देख ही लिया कि उसे यहाँ लाना ज़रूरी था। एनी क्वेश्चन मिस्टर डिफेंस लॉयर? मुझे कुछ नहीं कहना मिलॉर्ड। तभी लंच ब्रेक की घोषणा की गई और अदालत कुछ घंटों के लिए मुलतवी कर दी गई। प्रतापनाथ के चैम्बर में 2 प्लेट टोमेटो सूप और चिकन बिरयानी ले आओ। देख लेना मोहन भंडारी को फांसी ही होगी, क्योंकि यह पूर्व नियोजित कत्ल है, यानी कि आईपीसी की धारा 302 के तहत। लेकिन पिताश्री, मैं देख रहा हूँ कि बचाव पक्ष का वकील होते हुए भी आप उसे बचाने की कोई चेष्टा नहीं कर रहे। मैं चाहूँ तो उसे हत्यारा होने के बावजूद भी बचा सकता हूँ, लेकिन क्यों बचाऊँ? उसकी एवज में मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला ना। मैं एक सरकारी वकील हूँ। सरकार ने मुझे मोहन भंडारी का वकील नियुक्त किया है। अरे राम, ये क्या लिया है? ये मैं बताता हूँ। कौन हो तुम और ये सब क्या है? मैं मोहन भंडारी का बड़ा भाई सोहन भंडारी हूँ। वकील साहब, मेरे भाई को फांसी से अब आप ही बचा सकते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से इन रुपयों का इंतज़ाम किया है। क्या बक रहे हो? जानते नहीं रिश्वत देने की क्या सज़ा है? उठाओ अपना रुपया और शांत हो जाओ विश्वनाथ। लेकिन पिताजी, ये आदमी। आप जाइए सोहन भंडारी जी, समझिए आपका काम हो गया। अब इस दुनिया की कोई अदालत मोहन भंडारी को कातिल साबित नहीं कर सकती। थैंक यू वकील साहब, और हाँ, इसे पेशगी ही समझिएगा। लंच ब्रेक के पश्चात अदालत की कार्रवाई पुनः आरंभ हुई। सारा केस खुली किताब के ज़माने में लौट। इस शख्स ने बड़ी बेरहमी के साथ अपने दोस्त का कत्ल किया है। मैं अदालत से मुजरिम को सख्त सज़ा देने की दरख्वास्त करूंगा। डेट्स ऑल योर ऑनर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, अभी केस समाप्त नहीं हुआ है। मैं चाहूँगा कि अभियुक्त को मुजरिम या कातिल जैसे शब्दों से संबोधित न किया जाए। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। अगर मेरे काबिल दोस्त मिस्टर देशपांडे को कोई आपत्ति ना हो तो मैं सभी गवाहों को एक बार फिर गवाहों के कटघरे में बुलाना चाहूँगा। मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है? सबसे पहले गवाह मिस्टर आचार्य। हाँ तो मिस्टर आचार्य, 20 जनवरी की शाम आपने क्या देखा? यही कि ये शख्स गुप्ती से मेरे किराएदार पर वार कर रहा था। गुप्ती से वार कर रहा था या कर चुका था? कर चुका था। गुप्ती की मूठ इसके हाथों में थी, वह फल अशोक के सीने में। मेरे चीखने पर यह चौंक कर पलटा। आप उस वक्त नीचे क्या करने आए थे? मैं मकतूल की चीख सुनकर वहाँ गया था। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। अब आप जा सकते हैं। जी। अगले गवाह मिस्टर दीपक चोपड़ा। कत्ल आपकी आंखों के सामने हुआ? जी हाँ। आपका क्या ख्याल है मिस्टर दीपक चोपड़ा? क्या मोहन भंडारी हत्या की योजना बनाकर ही मकतूल के घर पहुंचा था? जी हाँ, वरना वह अचानक बिना किसी बात के अशोक पर हमला न कर देता। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड कि अगर अभियुक्त मोहन भंडारी इरादतन कत्ल करने ही अशोक सक्सेना के घर गया तो फिर वह मिस्टर दीपक को साथ लेकर क्यों गया? क्या ये बात कुछ अस्वाभाविक नहीं है? अब उसका इरादा क्या था ये मैं कैसे बताऊं, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मोहन भंडारी को लेकर अशोक सक्सेना के घर क्यों गए। मैं ये आप क्या कह रहे हैं? यस मिलॉर्ड, जो कहानी दीपक चोपड़ा ने अदालत को सुनाई है दरअसल वह सच है, लेकिन कर्ज मोहन भंडारी को नहीं बल्कि दीपक चोपड़ा को अशोक का देना था। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे गवाह पर आरोप लगाकर उसे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। प्रोसीड मिस्टर प्रतापनाथ। थैंक यू योर ऑनर। दरअसल कत्ल मोहन भंडारी ने नहीं दीपक चोपड़ा ने किया है, और वह मोहन भंडारी को साथ इसलिए ले गया ताकि इल्ज़ाम उस पर लगाकर खुद साफ बच सके। ये झूठ है। कातिल दीपक चोपड़ा ने एकाएक अशोक पर आक्रमण किया। चीख सुनकर मिस्टर आचार्य नीचे आए। तब तक गुप्ती को मकतूल के पेट में ही छोड़कर दीपक अलग हो चुका था, और घायल अशोक की जान बचाने के लिए मोहन भंडारी ने गुप्ती को अशोक के पेट से अलग करना चाहा कि ठीक उसी वक्त मिस्टर आचार्य नीचे उतर आए और मोहन भंडारी को ही हत्यारा समझ बैठे। ये झूठ है, सरासर झूठ। मेरा तीसरा गवाह शेरू होगा मिलॉर्ड, लेकिन उससे पहले मेरी अदालत से प्रार्थना है कि दीपक को मोहन की जगह मुजरिमों वाले कटघरे में खड़ा किया जाए। दीपक के कटघरे में आने के बाद शेरू को अदालत में लाया गया। अब मैं इसकी आंखों से पट्टी हटा रहा हूँ मिलॉर्ड। और पट्टी हटाए जाते ही कुत्ता भयानक ढंग से गुर्राता हुआ दीपक वाले कटघरे की ओर लपका और कर बां बां, अरे बचाओ आ! कुत्ते को तुरंत पकड़कर अदालत कक्ष से बाहर ले जाया गया। और अब मैं आपके सामने एक ऐसा गवाह पेश करूंगा मिलॉर्ड, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि कुत्ता शेरू मुजरिमों वाले कटघरे की ओर ही क्यों भागा। यह है कुत्ता प्रशिक्षक मिस्टर राव। मिस्टर राव, क्या यह संभव है कि किसी कुत्ते को इस हद तक ट्रेन किया जाए कि वह किसी खास जगह पर खड़े व्यक्ति पर ही झपटे? जी हाँ, ये मुमकिन है मिलॉर्ड। अदालत को यह बताना भी मेरा फ़र्ज़ है कि हत्या की तफ्तीश के दौरान कुत्ता मिस्टर दीपक के यहाँ ही रहा है। डेट्स ऑल योर ऑनर।
कुत्ते को मैं ज़रूर ले गया था, लेकिन मैंने उसे कोई ट्रेनिंग नहीं दी। झूठा फंसाया जा रहा है मुझे, मैं निर्दोष हूँ। गवाहों, सबूतों और वकीलों की जिरह के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मोहन भंडारी निर्दोष है। उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। दीपक चोपड़ा को भी अपर्याप्त सबूतों के आधार पर संदेह लाभ देते हुए अदालत बरी करती है। आपने तो केस का रुख ही पलट दिया वकील साहब। ये तो पेशा है हमारा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि कुत्ता पहले मोहन और फिर दीपक पर क्यों झपटा। यही तो इंसान और जानवर में फ़र्क है मिस्टर सोहन, बुद्धि का फ़र्क। दरअसल कुत्ते ने अशोक पर मोहन को ही झपटते देखा था, लेकिन चूंकि दीपक ने मोहन के साथ छीना झपटी की थी, अतः वह भी कुत्ते की निगाहों में आ गया था। सो वह उसे कातिल का साथी समझ बैठा और यही सोचकर मैंने अदालत में कुत्ते का मुंह दीपक वाले कटघरे की ओर करके छोड़ा था। मुझे उम्मीद थी कि जब तक कुत्ता मोहन की ओर मुड़ेगा उसे पकड़ा जा चुका होगा, जबकि कुत्ते के घर रहने वाली बात हमारे हक में रही। यह अच्छा नहीं हुआ पिताजी। दीपक चोपड़ा निर्दोष है, लेकिन वह फंस सकता था। नहीं फंस सकता था, क्योंकि उसे तो संदेह लाभ मिलना ही था। मैं ये बात जानता था। दोनों कार द्वारा घर आ गए, लेकिन विश्वनाथ झूठ और रिश्वत की बुनियाद पर खड़े उस मुकदमे को भुला नहीं पाया। एक दिन सेठ हरबंस। आइए आइए हरबंस जी, आज कैसे याद आ गई? आप जैसे वकील की याद कब आती है? मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे बेटे प्रकाश ने रीटा नाम की एक औरत का खून हो गया है। पुलिस रीटा के पति राम सिंह के पीछे है, मगर मामला नाजुक है। उसे आप ही बचा सकते हैं। बेफिक्र रहिए हरबंस जी, मैं राम सिंह को फांसी के फंदे तक पहुंचा कर ही रहूँगा। आपसे यही उम्मीद थी। ये रख लें। उफ, इस बार पिताजी फिर एक हत्यारे की मदद करेंगे। कुछ देर बाद, मुझे बचा लो वकील साहब, भगवान कसम मैंने खून नहीं किया है। कौन हो तुम? ओह, पुलिस, जल्दी करो, इधर आओ। हाँ, अब बताओ क्या बात है? किसी ने मेरी बीवी का खून कर दिया है। पुलिस मुझे ही खूनी समझकर मेरे पीछे पड़ी है। जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगे कि तुम कौन हो, तुम्हारी बीवी का कत्ल होकर इल्ज़ाम तुम पर कैसे लगा, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा? ओह ठहरिए, मैं आपको शुरू से सारी बातें बताता हूँ। मेरा नाम राम सिंह है साहिब। कल मेरी बीवी का जन्मदिन था। ये खूबसूरत हार पाकर वह बेहद प्रसन्न होगी। वह हार लेकर जब मैं आज सुबह घर पहुंचा, हे भगवान, इसके पेट से तो खून बह रहा है कहीं। मैंने तुरंत उसकी नब्ज़ देखी। ये तो मर चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। खून? अरे, राम सिंह ने अपनी बीवी का खून कर दिया। खून खून खून! पकड़ो, राम सिंह भागने ना पाए। मुझे फौरन भाग निकलना चाहिए, वरना ये लोग मुझे रीटा का कातिल समझकर छोड़ेंगे नहीं। घबराकर जैसे ही मैं खिड़की से कूदा, इंस्पेक्टर साहब, वह भागा जा रहा है राम सिंह, अपनी बीवी का हत्यारा। मैं सर पर पांव रखकर भाग लिया। उसके बाद किसी तरह पुलिस से बस्ता बचाता मैं यहाँ तक आ पहुँचा। तुम्हारी बीवी का नाम रीटा है? हाँ साहिब। सेठ हरबंस भी इसी नाम की औरत की हत्या की चर्चा कर रहे थे। इसका मतलब ये वही राम सिंह है। विश्वनाथ ने उस व्यक्ति को वहीं कोने में पड़े भूसे में छुपाया और बाहर आ गया। राम सिंह के विषय में ही पूछ रहे हैं। एक खूनी अपनी पत्नी रीटा का खून करके भाग गया। वह इधर ही आया था, आपने देखा उसे? नहीं, इधर कोई नहीं आया इंस्पेक्टर साहब। पुलिस के जाने के बाद कैसा ज़माना आ गया है। पति अपनी पत्नी को गाजर मूली की तरह काट डालता है। ऐसे को तो फांसी होनी चाहिए। नहीं पिताजी, हत्यारा वह नहीं, सेठ हरबंस का लड़का है। आपको राम सिंह को बचाना चाहिए। वकालत हमारा पेशा है बेटे। इसमें स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करने करने का ही पैसा मिलता है। फिर भी पिताजी, हम वकीलों को कानून की मदद करनी ही चाहिए। विश्वनाथ के जाने के कुछ देर बाद, मालिक, ये मेरी कोठरी के भूसे में छिपा बैठा था। दया कीजिए वकील साहब, मैंने रीटा का खून नहीं किया, मुझे बचा लीजिए। ओह, तो तुम ही रीटा के पति हो? देखो राम सिंह, मैं तुम्हें बचा तो लूँ, मगर आजकल पैसे के बिना कुछ नहीं होता। मेरे पास इस हार के अलावा आपको देने के लिए कुछ नहीं है वकील साहब। जो मैं आज रीटा के लिए लाया था, यह हार आप ले लें। राम सिंह से हार लेने के बाद, गाड़ी में बैठो राम सिंह, तुम्हारी जमानत अभी कराना ज़रूरी है। कुछ देर बाद प्रतापनाथ की गाड़ी कोर्ट के बजाय थाने में जाकर रुकी। लीजिए इंस्पेक्टर, संभालिए अपने मुजरिम को। धोखा, सरासर धोखा। हार भी हड़प लिया और धन्यवाद वकील साहब, मुझे उम्मीद थी कि आप कानून की मदद ज़रूर करेंगे। कोर्ट से ऑर्डर लेने में तो काफ़ी समय लगेगा। हाँ, पेड़ की शाख से छत पर पहुंचा जा सकता है। बस विश्वनाथ किसी ऐसी वस्तु की खोज में चल दिया जिसे पेड़ की शाख और छत के बीच अटकाया जा सके। बिजली, घर, ये सीढ़ी ठीक रहेगी और फिर टूट ना जाए कहीं। यही कमरा है जहाँ रीटा का खून हुआ। मगर ये क्या? लगता है मेरे आने से पहले कोई यहाँ आ चुका है, मगर कौन? विश्वनाथ को जब इस बात का पता लगा तो ओह, पिताजी ने ये अच्छा नहीं किया। अब मुझे ही कुछ करना होगा।
वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। आपने गलत समझा इंस्पेक्टर। रीटा का खूनी उसका पति राम सिंह नहीं। फिर कौन है? यह शराब पीकर उसे बुरी तरह पीटता था। कल इसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। हमारे पास सारे सबूत हैं। पुलिस ने अनुमति लेकर विश्वनाथ थाने व बंद राम सिंह से मिला। मैं सच कहता हूँ वकील साहब, खून मैंने नहीं किसी और ने किया है। किसने किया है मुझे पता नहीं। तुम्हें नहीं मुझे पता है, मगर इसे साबित कैसे करूं? फिर भी मेरे जीवन का पहला केस तुम्हारा केस ही होगा। सच्चाई जानने के लिए विश्वनाथ राम सिंह के मोहल्ले में गया। सुनिए, यहाँ कोई राम सिंह रहता था? शराबी कबाबी, साले को फांसी होगी। राम सिंह वही जिसने अपनी बीवी का खून कर दिया, जो शराब पीकर उसे पीटता था। ओह, यहाँ तो सारा मोहल्ला ही राम सिंह के खिलाफ है। मगर मैं जानता हूँ असली खूनी सेठ हरबंस का लड़का है। राम सिंह को बचाना ही होगा। राम सिंह के इस मकान की तलाशी लेनी होगी। शायद कोई सबूत मिल जाए, मगर कैसे? मकान तो पुलिस ने सील किया हुआ है। अचानक विश्वनाथ के पैर से कोई चीज़ टकराई। ओह, बच गया। क्या है ये? फोटो फ्रेम लगता है। अरे, रीटा और राम सिंह के फोटो रख लेता हूँ, काम आएंगे। खैर, अब लौटना चाहिए, केस की तैयारी करनी है। अगले दिन कचहरी में। कलयुग है, बाप के मुकाबले बेटा खड़ा है। अरे देखना सेना, प्रतापनाथ सरकारी वकील है, किसी को नहीं बख्शता। मगर विश्वनाथ को ये सूझी क्या? पहले ही केस हार जाएगा बेचारा। हारने दो यार, उसे कौन सी वकालत करनी है, बाप ने बहुतेरा कमाया है। जिरा शुरू हुई। योर ऑनर, ये कत्ल का एक नया चीताज़ादा केस है। मुलजिम राम सिंह अक्सर शराब पीकर अपनी बीवी रीटा को पीटता था, उसे मार डालने की धमकियां देता था। क्यों राम सिंह, ऐसा तुम क्यों किया करते थे? वह होटल हीरोइन होराइजन में नाचने जाती थी, यह मुझे एकदम नापसंद था। यह झूठ है योर ऑनर। मिसेज रीटा एक पत्रकार थी। होटल में ठहरने वाले मंत्रियों और बड़े व्यक्तियों के इंटरव्यू लेने के लिए उन्हें वहां अखबार की ओर से भेजा जाता था। ये उनका प्रेस कार्ड। साफ है योर ऑनर कि मुलजिम राम सिंह ने झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर अपनी बीवी रीटा का खून किया। शराब की जिस बोतल से रीटा की हत्या की गई, उस पर भी मुलजिम राम सिंह की उंगलियों के निशान हैं। ये सब झूठ है जज साहिब, मैंने रीटा का खून नहीं किया। प्रतापनाथ ने कई गवाह अदालत में पेश किए। मैं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ए के अरोड़ा। मैंने शराब की बोतल पर पड़े उंगलियों के निशान मुलजिम राम सिंह की उंगलियों के निशानों से मिलाए, दोनों एक हैं। मैं इस हत्यारे के पड़ोस में रहता हूँ। जिस रात रीटा बहन का खून हुआ, उससे एक दिन पहले इसने शराब पीकर उन्हें बहुत पीटा, उनको मार डालने की धमकी दी। मैं शराब विक्रेता हसन। खून से सनी शराब की जो बोतल मुझे दिखाई गई है, उस ब्रांड की शराब राम सिंह रोज़ हमारी दुकान से खरीदता है। मैं सनलाइट इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर बाखले। मिसेस रीटा का हमारी कंपनी में 3 लाख रुपए का बीमा है। नॉमिनी राम सिंह है। इन सारी गवाहियों से साबित होता है योर ऑनर कि राम सिंह ने बीमे की 3 लाख की रकम के लिए अपनी बीवी की बाकायदा योजना बनाकर हत्या की। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस दुष्ट हत्यारे को फांसी की सज़ा दी जाए। नहीं नहीं, मैं बेकसूर हूँ, खून मैंने नहीं किया। आपको कुछ कहना है मिस्टर विश्वनाथ? योर ऑनर, बोतल पर राम सिंह की उंगलियों के निशान खून का पक्का सबूत नहीं। हसन साहब ने खुद कहा है कि ये बोतल उन्होंने राम सिंह को बेची। खरीदने के बाद बोतल राम सिंह ने हाथों में ही पकड़ी होगी। निशान खून से पहले के भी हो सकते हैं। प्रतापनाथ के गवाह हसन का बयान उल्टा उनके ही गले में पड़ गया। मुकदमा 25 तारीख तक के लिए मुलतवी हो गया। अगले दिन होटल होराइजन में। हेलो, मुझे इस होटल के मालिक प्रकाश सेठ से मिलना है, ये मेरा कार्ड। ओह, आप सरकारी वकील प्रतापनाथ के बेटे हैं? जाइए, वह सूट नंबर 5 में है। सूट नंबर 5 में। आइए आइए विश्वनाथ जी, आज कल बड़े चर्चे हैं आपके। सुना है आप ज़ोर शोर से कानून की मदद कर रहे हैं। बड़े ठाठ हैं, सही बात उगलवानी पड़ेगी। कहाँ सेठ जी, आपकी दौलत ने कानून की मदद के सारे रास्ते बंद जो कर डाले हैं। सुना ही था, मगर आज देख लिया, ये असली कानून तो दौलत ही है। सही रास्ते पर आ गए ना बच्चू। शायद चुप रहने का सौदा करने आया है। बैठ जाएगा तो मैं साफ बच जाऊंगा। आप क्या लेंगे, ब्रांडी या शैम्पेन? नहीं नहीं शुक्रिया, इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे हमारा घर जैसा संबंध है, सो वह बात आपको बताता चलूं। कौन सी बात? पुलिस ने राम सिंह के घर से आपका एक पेन बरामद किया है, गोल्ड प्लेटेड। आपका नाम खुदा है। क्या? अरे, ये तो यही है। घबरा गए ना, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अबे विश्वनाथ उठकर चलाई था कि ये कमबख्त तो पीछे ही पड़ गया, इसे रास्ते से हटाना होगा। ठहरो, तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते। मोहन, राधे इन वकील साहब को बाथरूम में बंद कर दो। बुरे फंसे। विश्वनाथ को बाथरूम में बंद कर दिया गया। सेठ हरबंस के बच्चे, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी दौलत एक निर्दोष की जान नहीं ले पाएगी। बाहर, इस पर कड़ी निगरानी रखो, मेरे आने तक भागने ना पाए। जुआ घर बंद करा दो। यस बॉस। ओह, तो इस होटल में जुआ घर भी है?
मगर यहाँ से निकलूँ कैसे? अरे वाह, वह रोशनदान। विश्वनाथ किसी तरह रोशनदान तक पहुँचा। बाहर जाकर तो उफ, बाथरूम दूसरी मंजिल पर है, कूद नहीं सकता। हाँ, सीवर पाइप के सहारे, यही ठीक है, जल्दी करूँ। सुनते हैं जो कानून की मदद करता है भगवान उसकी मदद करते हैं, आज देखता हूँ। विश्वनाथ सीवर पाइप के सहारे उतरकर जैसे ही ज़मीन पर आया, वाह 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 वाह, उफ, कौन है, कौन है उधर? उफ, तभी विश्वनाथ को नीचे की तरफ वाली सीढ़ियाँ दिखाई दी। यहाँ क्या है? वह सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ गया। जल्दी करो, पुलिस आ रही है, जुआ घर बंद करना है, बॉस का हुक्म है। तभी दो जुआरियों के मुख से रीटा व राम सिंह के बारे में सुनकर विश्वनाथ के कान खड़े हो गए। विष्णु, तुम्हें पता है राम सिंह रीटा के खून के जुर्म में पकड़ा गया? मगर यार, जिस रात रीटा का खून हुआ उस रात को तो वह सारी रात मेरे साथ पीता रहा था, सईद के अड्डे पर। सईद का अड्डा? विश्वनाथ उन दोनों के साथ ही बाहर की ओर चल पड़ा। गेट पर बदमाश मौन खड़ा है, मुंह फेर लूं, किंतु गेट पर आती, ए तुम कौन? चुप! और अगले ही पर, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर! देखते ही देखते 3 मोटरसाइकिल सवार विश्वनाथ के पीछे थे। अचानक विश्वनाथ ने देखा, सईद का अड्डा, बस यहीं घुस जाऊं। कौन हो तुम? इस तरह घबराए हुए क्यों? कुछ नहीं सईद मियाँ, इधर आइए। अंदर कोठरी में मैं राम सिंह का वकील हूँ। कुछ गुंडे मुझे मारने के लिए मेरा पीछा कर रहे हैं। घबराओ मत, मैं उन्हें देखता हूँ। राम सिंह निर्दोष है, उस दिन सारी रात वह यहीं रहा था। जैसे ही वह कोठरी से बाहर आया, ए बुड्ढे, कहाँ है वह आदमी? बता नहीं तो। कौन आदमी? यहाँ कोई नहीं आया। बताता है या नहीं? भगवान कसम टांगे तोड़ दूंगा। मैं नहीं जानता। तुम दोनों इस कोठरी की तलाशी लो, मैं इसी के पास हूँ। आओ। यस बॉस। किंतु कोठरी में यहाँ तो कोई नहीं। ये देखो, कोठरी की दीवार टूटी है, लगता है वह भाग गया। जल्दी बाहर चलो। वह भाग गया बॉस, कोठरी की दीवार टूटी है। ओह नो, या अल्लाह! वे तीनों गुंडे भागकर बाहर आ गए। वह बाहर की ओर ही गया होगा, जल्दी करो। शीघ्र ही उन्होंने शहर जाने वाली सड़क पर विश्वनाथ को देख लिया। थाए थाए! बाप रे, ये तो आप पहुंचे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या बैरिस्टर विश्वनाथ उन गुंडों से पीछा छुड़ा सकेगा? क्या राम सिंह को वह फांसी के फंदे से बचा सकेगा? क्या रीटा का असली कातिल पकड़ा जाएगा? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस मनोरंजक कहानी का अगला भाग, इंसाफ की लाठी, अवश्य पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बैरिस्टर विश्वनाथ की अगली कॉमिक्स इंसाफ की लाठी में। तब तक के लिए धन्यवाद।